गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे हाइब्रिडाइजेशन के बारे में, या जिसको हम बोलते हैं संकरण। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। संकरण को समझने से पहले हम इस चीज़ को समझते हैं कि ये जो संकरण की जो अवधारणा है इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, ये किस वजह से दिया गया। जब वीबीटी का सिद्धांत आया तो उसमें बहुत सारी जो कमियां थी, तो उन कमियों को दूर करने के लिए इस अवधारणा का जन्म हुआ। अब ये क्या क्या कमियां थी उसको हम देख लेते हैं। वीबीटी में हमने पढ़ा है कि जो परमाणु है उसके संयोजी कोश में जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं वही क्या होती है, उसकी संयोजकता। ठीक है। अब यहाँ पे यदि हम देखें बीई का विन्यास, यदि हम देखें तो बी का होता है 1s2 2s2। अब इसमें तो कोई अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है, मतलब इसकी संयोजकता क्या होगी, शून्य होगी। अब जब संयोजकता शून्य है मतलब इसको किसी तरह का कोई अणु नहीं बनाना चाहिए। उसी तरह से यदि हम देखें कि जो बोरान है, बोरान का होता है परमाणु क्रमांक 5, यदि इसका विन्यास देखें तो 1s2 2p2 और 2s2 और 2p1। अब इसमें एक संयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। यदि हम इसका विन्यास यहाँ पर बनाएं तो जैसे मान लीजिए हो गया 2s में 2 इलेक्ट्रॉन और p में 1 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे क्या रहेगा, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन रहेगा। ये 2s है, ये 2p है। केवल दो कक्षक को हम बना रहे हैं। ये कौन से होंगे, संयोजी कोश जी। ठीक है, यहाँ पे हम केवल संयोजी कोश को बना रहे हैं ना। तो यहाँ पे देखो संयोजी कोश कौन सा है, 2s, तो 2s में 2 इलेक्ट्रॉन। बेरिलियम का संयोजी कोश 2s 2p, तो 2s में 2 p में 1। और उसी तरह से कार्बन, तो कार्बन का संयोजी कोश हो जाएगा 2s2 2p2, तो इसको भी बना दीजिए ये, और इसमें 2 इलेक्ट्रॉन ऐसा। तो अब चूंकि हम वीबीटी में ये जानते थे कि संयोजी कोश में जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होता है वही क्या होगी, उसकी संयोजकता होगी, और उसमें बंध क्या बनेंगे, उसी के हिसाब से बनेंगे। तो अब यहाँ पे बेरिलियम में चूंकि कोई भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है, मतलब इसकी जो संयोजकता है शून्य होनी चाहिए, इसको किसी तरह का कोई बंध नहीं बनाना चाहिए। बोरान में यदि हम देखें तो बोरान में एक संयोजी इलेक्ट्रॉन है, तो इसको ऐसा कंपाउंड बनाना चाहिए जिससे ये एक इलेक्ट्रॉन ले सके या दे सके या बांध सके, उस हिसाब से। और कार्बन का देखें तो कार्बन में 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, मतलब इसकी संयोजकता 2 होनी चाहिए। इसको ऐसा बॉन्ड बनाना है जहां पे ये 2 इलेक्ट्रॉनों का संयोजन कर सके। तो ये देखा गया कि वीबीटी के अनुसार उसकी संयोजकता तो ऐसी बताई गई है, लेकिन ये जो होता है, ये जो परमाणु होते हैं जब ये यौगिक बनाते हैं, तो जब ये यौगिक बनाते हैं तो वहां पे कुछ अलग संयोजकता दर्शाते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि यदि हम ले लेते हैं बेरिलियम का एग्जाम्पल। अब बेरिलियम का यदि हम एग्जाम्पल लेते हैं इस तरह से बीई का लेंगे। अब बीई का देखिए यहाँ पे कोई अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है, मतलब इसकी संयोजकता शून्य है, इसको किसी से यौगिक नहीं बनाना चाहिए, लेकिन ये यौगिक बनाता है। क्या यौगिक बनाता है, जैसे ये BeCl2 करके यौगिक बनाता है, मतलब ये 2 क्लोराइड आयन को, 2 क्लोरीन परमाणुओं को अपने साथ बांधता है और एक यौगिक का निर्माण करता है। मतलब इसकी संयोजकता क्या होगी, 2 होगी, और वीबीटी के अनुसार इसकी संयोजकता तो भाई 0 है। क्लियर। उसी तरह से यदि हम बोरान का देखें तो बोरान क्या करता है, बोरान बना लेता है BF3 इस तरह से। अब इस यौगिक के अनुसार यदि हम देखें तो बोरान की संयोजकता 3 होनी चाहिए, और वीबीटी के अनुसार कितनी है इसकी संयोजकता, 1 है, क्योंकि इसमें एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। उसी तरह से कार्बन का देखो तो कार्बन क्या बना लेता है, कार्बन बना लेता है CH4। एक उदाहरण जैसे लेते हैं, बहुत सारे बनाता है, एक उदाहरण हम ले रहे हैं। तो यहाँ पे CH4 हमने ले लिया, मतलब उस यौगिक के अनुसार इसकी संयोजकता कितनी है, 4। ये 4 हाइड्रोजन को अपने साथ बांधा है। अब वीबीटी के अनुसार इसकी संयोजकता 2। तो यहाँ पर यह सुझाव दिया गया कि हो सकता है कि ये जो परमाणु है क्या करते होंगे, यहाँ से थोड़ा सा ऊर्जा लेकर के ये चले जाते हैं दूसरे कक्षक में इस तरह से, और वहां जाकर के क्या हो जाते हैं, ये अयुग्मित। मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन होगा ये थोड़ी सी ऊर्जा पा करके क्या करेगा, यहां जाकर के अयुग्मित हो जाएगा। यहां क्यों जाएगा, क्योंकि दोनों की ऊर्जा बराबर है, दोनों एक ही कोश में है और दोनों की ऊर्जा बराबर है। इसीलिए क्या करेगा कि ये जो इलेक्ट्रॉन, जो युग्मित इलेक्ट्रॉन होता है वो कहां चला जाएगा, उत्तेजित होकर के चला जाएगा दूसरे कोश में, उसी कोश के दूसरे कक्षक में। सेम यहां पर भी होगा। जो बोरान होता है, बोरान में देखिए ये दोनों होंगे उसके संयोजी कोश, तो यहां का इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर के कहां चला जाएगा, 2 में। मतलब ये जो है यहाँ का इलेक्ट्रॉन ये चला जाएगा यहाँ पे, और यहाँ से जैसे ये हटेगा
ये आ गया यहाँ पे, अब तीनों की तीनों अयुग्मित हो गए। सेम यहाँ पर भी होगा, 2s का इलेक्ट्रॉन कहाँ चला जाएगा 2p में, मतलब यहाँ का इलेक्ट्रॉन सीधा इधर, ये यहाँ से हट गया और कहाँ आ गया, यहाँ पे आ गया। अब आप देखिए, तो अब आप देखिए जो कार्बन है, कार्बन में 4 अयुग्मित हो गए, बोरान में 3 हो गए, बेरिलियम में 2 हो गए, और इसी के अकॉर्डिंग इनमें कंपाउंड भी बनता है। तो ये जो चीज़ है ये VBT की कमी थी कि VBT जो है उनकी संयोजकता को पूरी तरह से परिभाषित नहीं कर पाया। तो इस वजह से ये अनुमान लगाया गया कि हो सकता है कि जो परमाणु कोश होते हैं वो थोड़ी सी एनर्जी ले करके एक्साइटेड हो जाते हैं, उत्तेजित हो जाते हैं, और उनका जो इलेक्ट्रॉन है उसी कोश के दूसरे परमाणु कक्षकों में जंप कर जाते हैं। ये ऐसा सुझाव दिया गया और यही से जन्म हुआ संकरण की अवधारणा का। एक दूसरा रीजन और हम समझते हैं, जैसे मान लीजिए हम BeCl2 की देखें, BeCl2 की देखें तो इसमें कैसा होगा बंध, ये हो जाएगा Be सेंटर में, एक Cl इधर, एक Cl इधर, ठीक है, ऐसा होगा इसकी संरचना। अब मान लीजिए इसको हम यदि त्रिविम संरचना इसका देखें तो कैसा होगा, ये Be बीच में होगा, मान लीजिए ये Be हो गया, और संयोग देखिए कहाँ कहाँ पे होगा, VBT के अनुसार S में होगा और P में होगा, एक S में और एक P में, मतलब कि P की संरचना कैसी होगी, P इस तरह से डमरू जैसा होगा और S कैसा हो जाएगा, गोलाकार हो जाएगा। तो ये मान लीजिए आपका 2S है, ये आपका 2P है। अब इन दोनों से क्लोरीन आकर के संयोग करेगा, तो क्लोरीन संयोग करेगा, ये मान लीजिए हमने बना लिया क्लोरीन, तो क्लोरीन का कौन सा कक्षक आएगा, P कक्षक, इस तरह का, ये क्लोरीन का 2P। दूसरे क्लोरीन का भी यहाँ पे ले लीजिए आप क्लोरीन, तो इसका भी 2P आएगा। ये यहाँ पर इस तरह से संकरण अतिव्यापन होगा, यहाँ पर इस तरह से अतिव्यापन होगा। अब यहाँ पे कौन कौन सा अतिव्यापन हो रहा है भाई, यहाँ पे ये S है, ये P है, मतलब यहाँ पे SP अतिव्यापन हो रहा है, ये दोनों के दोनों P है, मतलब यहाँ पे PP अतिव्यापन हो रहा है ये। और हम जानते हैं कि जो भी परमाणु कक्षक होता है वो सब की ऊर्जा अलग अलग होती है, S की ऊर्जा अलग होती है, P की ऊर्जा अलग होती है, D की ऊर्जा अलग होती है। ये हम जो है क्वांटम संख्या में पढ़ चुके हैं, है ना। तो अब यहाँ पे देखिए कि जो इनके बीच बॉन्ड बनेगा, जैसे ये जो बॉन्ड बना है कैसे बना है, SP अतिव्यापन से, ये जो बॉन्ड बना है कैसे बना है, PP अतिव्यापन से। तो चूंकि जिन कक्षकों के अतिव्यापन से ये बना है उन कक्षकों की ऊर्जा अलग अलग है, मतलब ये जो बंध होते हैं इनकी भी तो ऊर्जा अलग अलग होगी, सिंपल सी बात। लेकिन ये देखा गया कि अलग अलग कक्षकों से अतिव्यापन से बनने के बावजूद भी ये जो बंध होते हैं इन बंधों की ऊर्जा जो है वो समान होती है। यदि इन बंधों को हम यदि तोड़ें तो इनको तोड़ने के लिए बराबर मात्रा में ऊर्जा चाहिए, जितनी ऊर्जा इसको तोड़ने में चाहिए उतनी ऊर्जा भी इसको भी तोड़ने में चाहिए। तो अब क्या रीजन है कि अलग अलग कक्षकों के अतिव्यापन से बना है लेकिन बंध ऊर्जा एक जैसे कैसी है। साथ ही इनका जो लेंथ है, ये बेरिलियम है और ये क्लोरीन है, इनके बीच का जो डिस्टेंस है ये जिसको हम क्या बोलते हैं, बंध लेंथ बोलते हैं, बंध लंबाई बोलते हैं, ये बंध लंबाई भी उनकी एग्जैक्ट सेम है। तो ये जो चीज है इसको जो है आपका VBT नहीं समझा पाया। VBT के अनुसार ये अलग अलग होने चाहिए, लेकिन वास्तविक स्थिति में देखा जाता है कि इनमें जो बंध लंबाई है वो एक जैसी होती है, इनमें जो बॉन्ड एनर्जी होती है वो एक जैसी होती है। तो ऐसा क्यों है, इसी को समझाने के लिए संकरण की जो अवधारणा है वो प्रस्तुत की गई। तो आइए हम आगे देखते हैं कि संकरण किसे कहते हैं, क्या होता है, कैसे बनता है। तो चलिए आइए देखते हैं संकरण की परिभाषा क्या होती है। तो संकरण या जिसको हम बोलते हैं हाइब्रिडाइजेशन, किसी परमाणु के लगभग समान ऊर्जा वाले, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, लगभग समान ऊर्जा, ठीक है। यदि ऊर्जा अलग अलग होगी तो वहां पे संकरण नहीं होगा। तो लगभग समान ऊर्जा वाले विभिन्न कक्षक आपस में मिलकर या मिक्स होकर के, एक दूसरे से मिक्स होकर के क्या करते हैं, अपनी ऊर्जाओं का पुनर्वितरण, जो उनकी ऊर्जा है उसका दोबारा से वो क्या करते हैं, पुनर्वितरण करते हैं, दोबारा से रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है एनर्जी का, और पुनर्वितरण करके समान संख्या में समान ऊर्जा एवं आकृति के नए कक्षक बनाते हैं जिन्हें हम संकर कक्षक कहते हैं। और इस घटना को, इस प्रक्रिया को, इस प्रोसेस को बोला जाता है संकरण या हाइब्रिडाइजेशन। अब आइए देखते हैं, इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे मान लीजिए हमने ले लिया कार्बन का परमाणु, कार्बन का परमाणु, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, 1s2 2s2 2p2, इस तरीके से।
अब यदि इसको हुंड के अनुसार लिखे तो क्या हो जाएगा, 1s में 2 इलेक्ट्रॉन, 2s में 1 डिब्बा बनाएंगे 2 इलेक्ट्रॉन, और 2p में 3 डिब्बे रहते हैं और 2 इलेक्ट्रॉन हो तो एक एक इलेक्ट्रॉन इस तरह से हम भरेंगे। तो ये क्या होती है उनकी सामान्य अवस्था है जिसको हम बोलते हैं ग्राउंड स्टेट। तो ग्राउंड स्टेट में कैसे रहेंगे, इस तरीके का। लेकिन जब इनको एनर्जी दी जाएगी तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएंगे उत्तेजित, और उत्तेजित होने पर क्या होगा, यहां से एक इलेक्ट्रॉन जंप कर जाएगा कहां पे, 2p कक्षक में। अब 2p कक्षक में एक इलेक्ट्रॉन जंप कर जाएगा तो क्या हो जाएगी इसकी स्थिति, ये हो जाएगा, ये 1s का 2 इलेक्ट्रॉन तो रहेगा। अब यहां से एक इलेक्ट्रॉन कहां जंप कर गया, यहां पे जो खाली था उस कक्षक में। अब यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन थे तो अभी 1 इलेक्ट्रॉन रहेगा, ये इलेक्ट्रॉन पहले से था, ये भी इलेक्ट्रॉन पहले से है, और ये जो इलेक्ट्रॉन था वो कहाँ होगा, जंप करके जो खाली कक्षक था वहाँ जाकर ये भर जाएगा। तो ये होती है उत्तेजित अवस्था। मतलब कि जब इनको एनर्जी दी जाएगी तो जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो हो जाते हैं अयुग्मित और जंप करके कहाँ चले जाते हैं, उसी कोश के, ध्यान रखिएगा, उसी कोश में यदि कोई रिक्त कक्षक है तभी ये जंप करेंगे, यदि उस कोश में रिक्त कक्षक नहीं है तो जंप नहीं होगा, इसको ध्यान रखिएगा। तो ये दोनों देखिए, ये दोनों क्या है, एक ही कोश के हैं, ये भी 2s और 2p, मतलब ये भी दूसरा कोश है, ये भी दूसरा कोश है, तो एक ही कोश में ही इलेक्ट्रॉनों की जंपिंग होगी, इसको आप ध्यान रखेंगे। तो अब यहाँ पे चूंकि एक रिक्त ऑर्बिटल था तो यहाँ का जो इलेक्ट्रॉन है वो जंप करके कहाँ चला गया, उस रिक्त ऑर्बिटल में जाके भर गया। ये हो गई इसकी उत्तेजित अवस्था। अब यहाँ पे आप ध्यान रखिए कि जितने भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन्स हैं और ये कहाँ कहाँ उपस्थित है उसको देख लीजिए। ये s कक्षक 2s में है, ये 2p में है, मतलब ये p कक्षक वाले हैं। तो इनका जो है कक्षक अलग अलग है लेकिन कोश एक जैसा है, एक है। और चूंकि कोश एक है मतलब इनकी जो ऊर्जा है वो लगभग समान होगी। क्यों? क्योंकि एक ही कोश में है। अंतर तो होगा, देखो s कक्षक की ऊर्जा अलग होती है, p कक्षक की ऊर्जा अलग होती है, d अलग होता है, f अलग होता है, ये हम जानते हैं। लेकिन चूंकि एक ही कोश में है तो इनकी ऊर्जा क्या है, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होगा, लगभग समान होंगे, मतलब बहुत माइनर डिफरेंस होगा, बहुत थोड़ा सा डिफरेंस होगा। तो जिनकी, देखो इसलिए लिखा गया है कि जिनकी ऊर्जा लगभग समान होती है वो लोग क्या करते हैं, वो आपस में मिक्स हो जाते हैं, मिल जाते हैं, और मिल करके क्या होता है, अपनी ऊर्जा को दोबारा वो बांटते हैं, पुनर्वितरण होता है, रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है। पुनर्वितरण होकर के क्या बनाते हैं, नए कक्षक बनाएंगे। तो अब क्या होगा, देखिए अब ये जो चारों कक्षक है, ये और ये तीनों, अब ये एक ही कोश में है, इनकी ऊर्जा में बहुत कम डिफरेंस है। अब ये आपस में मिल करके क्या बनाएंगे, अपनी ऊर्जाओं का पुनर्वितरण करेंगे, और इस तरह से ये चारों, एक s वाला और 3p वाला, ये चारों मिल करके बना लेंगे आपके 4 नए कक्षक। ठीक है, अब ये तो है, ये तो आपका 1s ही है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन पहले से भर दो, ये आपका 1s है, इससे कोई मतलब नहीं। क्यों? क्योंकि ये अलग कोश में है, दूसरे कोश में है, इससे हमको मतलब नहीं है, हमको मतलब है इन दोनों से। क्यों? इससे क्यों मतलब नहीं है भाई, इससे इसलिए मतलब नहीं क्योंकि इसकी ऊर्जा और इनकी ऊर्जा में जमीन आसमान का फर्क रहेगा। ठीक है, मतलब बड़ा डिफरेंस रहेगा। क्यों? क्योंकि अलग कोश में है, ये अलग कोश में है, इसलिए इनमें डिफरेंस रहेगा। लेकिन ये दोनों के दोनों एक ही कोश में है तो इनकी ऊर्जा में माइनर डिफरेंस होगा, थोड़ा सा डिफरेंस होगा, और जिनकी ऊर्जा में लगभग समान होती, मतलब बहुत कम डिफरेंस होता है, वही लोग ही संकरण करेंगे, ध्यान रखिए। तो इसलिए s जो है वो संकरण नहीं करेगा, संकरण होगा 2s और 2p में। मतलब ये कक्षक और ये तीनों कक्षक, इन चारों जो है कक्षक, इनमें जो है क्या होगा, ये आपस में मिल करके मिक्स होकर के अपनी ऊर्जा का फिर से ये डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, और डिस्ट्रीब्यूशन करके क्या बनाएंगे, 4 नए कक्षक बनाएंगे इस तरीके का। ठीक, ये हमारा पुराना 1s वाला, इससे मतलब नहीं, हमको मतलब है इन चारों से। तो ये 1 है, ये वाला s और ये तीनों p, तो टोटल कितने हो गए, 4 कक्षक, ये चारों ने मिल करके 4 नए बना लिए। क्लियर? अब जो 4 नए बनाएंगे उनकी जो ऊर्जा होगी, उनकी ऊर्जा समान होगी, और क्या होगा, उनकी आकृति भी समान होगी, और साथ ही क्या लिखता है, संख्या भी समान होगी। मतलब समान संख्या में, देखो यहाँ पे कितने कक्षकों ने ऊर्जा का पुनर्वितरण किया, कितने कक्षक मिक्स हुए आपस में, तो मिक्स होने वाले कौन कौन हैं, ये चारों जो है वो आपस में मिक्स हुए। कितने लोग मिक्स हुए थे, 4 लोग, इसलिए कितने बने, 4 बने। उनकी ऊर्जा कैसी होगी, तो समान ऊर्जा और समान आकृति के, मतलब इन चारों की जो ऊर्जा होगी उसके, इनकी ऊर्जा लगभग समान है, लेकिन जब ये मिक्स हो जाएंगे तो मिक्स होगा तो क्या होगा, ऊर्जा दोबारा से बटेगा उनमें आपस में, बराबरी, इस बार क्या होगा, बराबर बराबर बटेगा ऊर्जा। तो अब जब बराबर बटेगा तो उसके बाद जो नए कक्षक बनेंगे, इनकी जो ऊर्जा होगी वो एग्जैक्ट
100% एक जैसा होगा, एग्जैक्ट सेम होगा, एग्जैक्ट। अब इनका नामकरण कैसे होगा उसको देखिए। तो देखिए ये जो कक्षक है वो कैसे बने हैं, एक S और 3P कक्षक इनसे मिलकर के बना है। किससे बना, एक S और 3P, ये 4 कक्षकों ने मिलकर के ये 4 नए कक्षक बनाए हैं। मतलब इन जो कक्षक है उसमें आपको S और तीनों P ये चारों की भागीदारी है। अब इसको यदि हम परसेंट में देखें तो 25% मान लो S की भागीदारी है और 75% किसका है, आपका P की भागीदारी है, इस तरीके का। तो जो नए कक्षक बनेंगे, इस यदि एक कक्षक की बात करें तो इसमें P के समान भी गुण होंगे और S के समान भी गुण होंगे। क्लियर, ये समझ आ रहा है ना। तो अब ये जो कक्षक होगा, इस कक्षक का नाम भी कैसा हो जाएगा, इन्हीं के समान, तो इसका नाम हो जाएगा S और P3। ठीक, इस एक कक्षक को बोलेंगे sp3 कक्षक। ये भी sp3, ये भी sp3 होगा, ये भी sp3 होगा, ये भी sp3 कक्षक ही होगा, इस तरीके का। क्यों, क्योंकि हर एक कक्षक में S और P दोनों के समान उसमें गुण उपस्थित होंगे। जैसे मान लीजिए हम उदाहरण लेते हैं, हमने ले लिया 3 गिलास शक्कर का घोल, 3 गिलास, 1 गिलास हमने ले लिया नमक का घोल। समझते रहिए, 3 गिलास हमने क्या लिया, शक्कर का घोल, 1 गिलास हमने लिया नमक का घोल। टोटल हमने कितना गिलास लिया, 4 गिलास हमने लिया विलियन, 3 में शक्कर है, 1 में नमक है। अब उन चारों को हम क्या करते हैं, दोबारा से क्या करते हैं, घोल देते हैं, आपस में मिक्स कर देते हैं। आपस में मिक्स करेंगे तो कितने गिलास विलियन बनेगा हमारा, कितने गिलास शरबत बनेगा, मान लीजिए 4 गिलास बनेगा। क्यों, क्योंकि हमने 4 गिलास उसमें डाला है, 4 गिलास उसमें डाला है तो 4 गिलास बनेगा। अब आप सोचो कि जो 1 गिलास होगा, 1 गिलास उसमें उसको आप पियो, कैसा लगेगा, मीठा भी लगेगा और खारा भी लगेगा। क्यों लगेगा भाई, क्यों, क्योंकि उसमें दोनों के अंश मौजूद हैं, दोनों के अंश मौजूद हैं। इसमें वो मीठापन भी होगा और थोड़ा सा खारापन भी होगा। मीठापन ज्यादा क्यों होगा, क्योंकि 3 गिलास हमने क्या लिया, शक्कर 3 गिलास लिया, इसलिए मीठापन ज्यादा हो जाएगा, लेकिन उसमें खारापन भी होगा। क्यों, क्योंकि 1 गिलास उसमें नमक भी डाला हुआ है। क्लियर हो रहा है। तो इसी तरह क्या होता है कि अब चारों ग्लास को जब हमने मिलाया, मतलब क्या हुआ कि उसमें 3 गुना मिठास और 1 गुना खारापन, ये चारों मिक्स हुआ ना। अब चारों जब मिक्स होगा, हमको क्या करना है, ऊर्जा का पुनर्वितरण, मतलब उसको चारों को मिक्स करेंगे तो जो स्वाद है वो आपस में क्या हो जाएगा, मिल जाएगा ना भाई। अब उसके बाद जब हम 4 गिलास बनाएंगे, 4 गिलास जब हम शरबत बनाएंगे तो हर गिलास में मीठापन और खारापन दोनों एक साथ रहेगा। तो यहीं पर भी वही है कि ये कैसे बना है, एक S और 3P से बना है। तो इसमें जो हर एक कक्षक होगा, इसमें S और P दोनों के समान गुण, दोनों के समान लक्षण होंगे, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी। इस अवस्था को हम बोलते हैं संकरित अवस्था। और ये जो कक्षक है, जो नए कक्षक बनते हैं, इनको हम बोलते हैं संकर कक्षक। और इस घटना को क्या बोलेंगे, इस घटना को बोलेंगे संकरण या हाइब्रिडाइजेशन। आइए आगे समझते हैं संकरण के नियम। तो इसमें सबसे पहला होता है कि संकरण किसी एक परमाणु के संयोजी कोष के कक्षकों में होता है। जो संकरण की जो प्रक्रिया होती है वो किसी भी परमाणु के संयोजी कोष में जो परमाणु कक्षक होंगे उनके मध्य में होगा। ठीक है, अब ये कैसे होता है, जैसे देखिए, जैसे मान लीजिए हमने ले लिया बोरान। अब बोरान का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, 1s2 2s2 2p1। तो इसमें संयोजी कोष कौन होगा, तो जो अंतिम कोष होगा वो कहलाएगा हमारा संयोजी कोष। अच्छा, यहाँ पे एक चीज आप ध्यान दीजिए, अंतिम कोष कहने का मतलब सिर्फ 2p नहीं होगा। ठीक, केवल 2p नहीं होगा अंतिम कोष। अंतिम कोष में क्या होगा, 2s और 2p दोनों होंगे। कैसे भाई, जब हम क्वांटम संख्या पढ़ रहे थे तो हमने ये पढ़ा था कि किसी भी कक्षक के सामने में जो संख्या लिखी होती है वो क्या होता है, उसका मुख्य क्वांटम। और मुख्य क्वांटम क्या बताता है, कोष को बताता है। तो इसके सामने क्या लिखा है 1, तो ये पहले कोष में होगा। इसके सामने लिखा है 2, ये दूसरे कोष में होगा। इस p के सामने भी लिखा है 2, तो ये भी क्या होगा, दूसरे कोष में। मतलब ये दोनों के दोनों दूसरे कोष में होंगे। क्लियर, ये दोनों के दोनों दूसरे कोष में होंगे। तो यही होगा हमारा संयोजी कोष, ये होगा संयोजी कोष।
आप लोग ये गलती नहीं करना कि सबसे आखिरी में है तो जो 2p है सर तो 2p ही संयोजी कोश होगा, उसमें एक इलेक्ट्रॉन है, ऐसा नहीं है ना भाई। दोनों का मुख्य क्वांटम संख्या 2 है, मतलब दोनों के दोनों दूसरे कोश में उपस्थित होगा। और बोरान में 2 ही कोश होता है, पहले कोश में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे कोश में 3 इलेक्ट्रॉन। तो जो दूसरा कोश होगा वही उसका अंतिम कोश होगा, जो अंतिम कोश होगा वो संयोजी कोश। तो ये जो संयोजी कोश है इसमें जो परमाणु कक्षक होंगे, उसमें जो परमाणु कक्षक होंगे संयोजी कोश के, वही कक्षकों में होगा संकरण की क्रिया। जो संकरण की जो घटना होती है उन्हीं कोशों में होगा, मतलब वही के जो परमाणु कक्षक रहेंगे वही आपस में मिल करके नए कक्षकों का निर्माण करेंगे। नेक्स्ट है, संकरण में जो भाग लेने वाले कक्षक हैं उनकी ऊर्जा लगभग समान होती है। अब यहाँ पे एक चीज और आप देख लीजिए कि इनकी जो, चूंकि ये दोनों एक ही कोश में हैं तो इनकी ऊर्जा तो लगभग समान होगी, लेकिन जो 1s है ये क्या है, दूसरे कोश में है, ये पहले कोश में है, ये दोनों के दोनों दूसरे कोश में है, तो इनकी ऊर्जा में जमीन आसमान का फर्क होगा। ठीक है, जमीन आसमान कहने का मतलब फर्क जो है वो ज्यादा होगा, लेकिन ये दोनों एक ही कोश में है तो इनकी ऊर्जा में कम अंतर होगा। और हमको क्या लेना है कि कौन कक्षक संकरण करेंगे, जिनकी ऊर्जा लगभग समान होगी, मतलब कि 1s में संकरण नहीं होगा, 2s और 2p में संकरण होगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों संयोजी कोश में उपस्थित है और साथ ही इन दोनों की जो ऊर्जा है उसमें बहुत कम अंतर है, लगभग ये समान है, इसलिए संकरण में केवल ये 2 कक्षक ही भाग लेंगे। नेक्स्ट है, संकरण में कक्षक भाग लेते हैं, इलेक्ट्रॉन नहीं। तो इसको आप ध्यान में रखिए, यहाँ पे संकरण की क्रिया में इलेक्ट्रॉन का कोई रोल नहीं होता, कोई उसकी भूमिका नहीं है। संकरण की जो क्रिया होता है वो किसके बीच होगा, वो होता है सिर्फ और सिर्फ कक्षकों के बीच में। कक्षक ही आपस में मिलकर के नए कक्षक बनाते हैं, अपनी ऊर्जाओं को बांटते हैं और नया संकर कक्षक बना लेते हैं। तो ये पूरी प्रक्रिया कहाँ होगी, केवल कक्षकों में, इलेक्ट्रॉन का यहाँ पे रोल नहीं है। जब नए कक्षक बन जाएंगे तो उन कक्षकों में फिर इलेक्ट्रॉन भरता जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट है कि संकरण में रिक्त कक्षक, अर्धपूरित एवं पूर्ण पूरित कोई भी कक्षक भाग ले सकता है। अब यहाँ पे जरूरी नहीं है, जैसे वीबीटी में हमने पढ़ा था कि वीबीटी में अतिव्यापन कहाँ होता है, अर्धपूरित कक्षकों के बीच में होता है, लेकिन यहाँ पे ऐसी कोई बॉन्डिंग नहीं है, कोई ऐसी शर्त यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे रिक्त कक्षक चाहे अर्धपूरित हो चाहे पूर्ण पूरित हो, किसी भी प्रकार का कक्षक हो वो संकरण में भाग ले सकता है, बशर्ते उसके लिए क्या कंडीशन है, एक ही कंडीशन है कि वो संयोजी कोश में होना चाहिए और उसकी एनर्जी जो है वो लगभग समान होनी चाहिए। बस वो आधा भरा है कि पूरा भरा है इससे कोई लेना देना नहीं है। चलिए नेक्स्ट कहता है कि भाग लेने वाले जो कक्षक है उनकी संख्या बराबर होती नए बने कक्षक की, मतलब जितने कक्षक भाग लेंगे उतने ही आगे जाकर के नए कक्षक बनाएंगे। अब जैसे यहाँ पे मान लीजिए देख लेते हैं, जैसे यदि हम बोरान की संरचना देखें, बोरान का विन्यास देखें तो बोरान का इस तरीके का होगा, 1s में 2, 2s में 2 और 2p में 1। अब जब ये उत्तेजित होगा तो क्या होता है, उत्तेजित होगा तो एक इलेक्ट्रॉन जम करके कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। अब इसकी संरचना कैसे हो जाएगी, इस तरीके की। ये अब ये इलेक्ट्रॉन कहाँ चला गया, जम करके यहाँ चला गया। अब इसमें 3 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो गए। अब ये तीनों के तीनों, अब तीनों की ऊर्जा बराबर है तो ये तीनों ही भाग लेंगे ना भाई, ये तीनों ही भाग लेंगे। तो अब जो है देखो, ये तो 1s है, ये इसको हम बना देते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं। अब ये तीनों कौन, ये एक s, ये p, ये भी p, ठीक, तो ये s और ये 2p, टोटल कितने भाग ले रहे हैं, 3। तो ये तीनों मिलकर के क्या बनाएंगे, 3 नए कक्षक बना लेंगे इस तरीके का। ये भाग कितने ने लिया, 3 लोगों ने भाग लिया, ये 3 कक्षक ने भाग लिया था ऐसा। ये अब 3 कक्षकों ने मिल करके बना लिए 3 नए कक्षक। क्लियर? तो जितने भाग लेंगे उतने नए कक्षक बनेंगे। नेक्स्ट कहता है कि संकरित कक्षा, मतलब जो नई कक्षा बनती है ना, ऊर्जा का पुनर्वितरण जब ये आपस में करते हैं या आपस में जब ये मिक्स होते हैं, मिक्स होकर के जो नए कक्षक बनाते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, संकर कक्षक या संकरित कक्षक। तो जो संकरित कक्षक की ऊर्जा एवं आकृति है वो एक जैसी होती है, वो समान होती है, किंतु उनका अभिविन्यास, त्रिविम में उनका जो विन्यास होता है वो अलग अलग होता है। आइए इसको देखते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे कौन कौन सा कक्षक मिला है, एक s कक्षक मिला है और 2p मिला है, इस तरह से।
तो इसको हम क्या नाम देंगे, ये कौन सा कक्षक होगा, sp2। ये भी आपका sp2 होगा और ये भी आपका sp2 कक्षक होगा। अब इसको हम s या p क्यों नहीं बोलते, sp2 क्यों बोल रहे हैं, इसको sp2 क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इस कक्षक में क्या हुआ है, देखिए ये कैसे बना है, तो एक s और दो p इन्होंने मिल करके क्या बनाए, इतने लोग मिले और मिल करके क्या बना लिए, एक s और दो p, मतलब टोटल कितना, 3 कक्षक मिले और यहां पे कितना बने, टोटल 3 कक्षक बने। क्लियर। अब इसको हम sp2 नाम क्यों दे रहे हैं, क्यों, क्योंकि ये जो कक्षक है इसमें s और p दोनों के गुण होंगे, इसीलिए इस कक्षक का नाम क्या होगा, sp2। क्लियर, ये भी sp2, ये भी sp2। अब इनकी ऊर्जा क्या हो जाएगी, इनकी ऊर्जा हो जाएगी बराबर, देखिए लिखता है संकरित कक्षक की ऊर्जा और आकृति बराबर होगी, मतलब यहां पे जो बनेगा उसकी ऊर्जा बराबर हो जाएगी। ठीक है, अब बराबर कैसे होगा, इसको एक एग्जांपल से और हम समझते हैं। जैसे मान लीजिए 3 दोस्त हैं, ठीक, 3 दोस्त हैं, एक बंदे ने मान लो, एक बंदे के जेब में 1 रुपया है, एक बंदे के जेब में 2 रुपया है और तीसरे के जेब में 3 रुपया है, तो टोटल तीनों के पास कितना रुपया है, 6 रुपया। अब वो क्या करते हैं, वो अपने पास जितना जितना पॉकेट में है उसको मिला लेते हैं। अब 1 रुपया बोलो कि 100 बोलो कि 1000 बोलो, ठीक है, आप अपने हिसाब से कैलकुलेट करें। तो एक के पास कितना था, 1 रुपया, एक के पास 2, एक के पास 3, टोटल कितने हो गए, 6 रुपया। अब उसके बाद फिर क्या किया, उन्होंने वो 6 रुपया मिला लिया और मिलाने के बाद फिर क्या किए, उसको आपस में बराबर बराबर बांट लिए। तो अब हर किसी के पास कितना हो गया, 2-2 रुपया हो गए। तो पहले ऊर्जा अलग अलग थी, ठीक है, या पहले उनके पास अलग अलग पैसा था, लेकिन उसने दोबारा जब बांटा, पुनर्वितरण किया, याद कीजिए संकरण कैसे बनता है, पुनर्वितरण से, ऊर्जा का पुनर्वितरण होता है। तो ये 3 दोस्तों ने क्या किया, जो पैसा इनके पास था उसका क्या किया, इन्होंने पुनर्वितरण किया, दोबारा से उसको बांटा। अब जब दोबारा से बांटा तो क्या हुआ, 2 रुपया के पास, 2 रुपया दूसरे के पास, 2 रुपया तीसरे के पास, बराबर मात्रा में पैसा हो गया। तो यही है कि इनकी ऊर्जा पहले अलग अलग है, एस की अलग होती है, पी की अलग होती है, लेकिन लगभग समान होते हैं। ठीक है, अब जब ये आपस में मिक्स होंगे उसके बाद इनकी ऊर्जा एग्जैक्ट समान हो जाएगी, सबके पास 2-2 रुपया। क्लियर, ये इस तरह से, इसलिए इनकी जो ऊर्जा होगी वो समान होगी और इनकी आकृति भी जो है, जिन कक्षकों से मिलकर के बना है उन्हीं कक्षकों के समान ही इनकी आकृति भी हो जाएगी। नेक्स्ट कहता है, संकरित कक्षक इलेक्ट्रॉनिक प्रतिकर्षण के कारण अधिकतम दूरी पर रहते हैं। जब ये संकर कक्षक बन जाते हैं तो उनमें क्या होता है, उनमें जो उपस्थित इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जब इलेक्ट्रॉनों की फीलिंग होती है, उनमें जो इलेक्ट्रॉन्स उपस्थित होंगे उन इलेक्ट्रॉनों में प्रतिकर्षण होगा और उस प्रतिकर्षण की वजह से क्या होता है, वो ऐसी जगह रहना चाहेंगे जहां पर उनको न्यूनतम प्रतिकर्षण महसूस हो। न्यूनतम प्रतिकर्षण कहां पर होगी, जब वो एक दूसरे से अधिकतम दूरी पर होंगे। अधिकतम दूरी पर हो गए तो न्यूनतम प्रतिकर्षण होगा और इसी वजह से, इसी गुण की वजह से उनको एक निश्चित ज्यामिति पर वो रहते हैं या एक निश्चित ज्यामिति वाली संरचना वो बना लेते हैं। तो ये था संकरण के नियम और इसके बाद हम आगे देखते हैं संकरण के विभिन्न प्रकार। आइए देख लेते हैं संकरण के विभिन्न प्रकार कौन कौन से हैं। तो पहला है sp संकरण। इसमें एक s परमाणु कक्षक और एक p परमाणु कक्षक, 2 कक्षक भाग लेते हैं और दोनों मिलकर के बना लेते हैं 2 sp कक्षक। ठीक है, मतलब नए बनने वाले कक्षकों की संख्या कितनी है, 2 कक्षक भाग लेते हैं और 2 नए मिलकर बनाते हैं। इनमें बंध कोण होता है 180 डिग्री का। क्यों, क्योंकि देखिए मान लीजिए 2 कक्षक बन रहे हैं तो दोनों कक्षक क्या है, एक दूसरे से अधिकतम दूरी पर रहना चाहेंगे। यदि इस तरह से रहेंगे तो क्या होगा, उनमें प्रतिकर्षण ज्यादा होगा, लेकिन यदि वो अपोजिट डायरेक्शन में चले जाए तो क्या होगा, ये वो जगह होगी जहां पे प्रतिकर्षण एकदम न्यूनतम होगा। इसीलिए ये एक दूसरे के जस्ट अपोजिट रहना चाहेंगे, इसीलिए यहाँ पे बनता है 180 डिग्री का कोण और संरचना हो जाती है इनकी रेखीय। कुछ एग्जाम्पल जैसे देखें तो BeCl2, C2H2 और CO2 ये ऐसे यौगिक होते हैं जिसमें sp संकरण पाया जाता है। उसी तरह दूसरा होता है sp2 संकरण। sp2 में एक s कक्षक, 2 p कक्षक, टोटल 3 कक्षक भाग लेते हैं और तीनों कक्षक मिलकर के 3 नए कक्षक बनाते हैं जिनको हम बोलते हैं sp2 कक्षक। इनका बंध कोण होगा 120 डिग्री का, संरचना होगी त्रिकोणीय। और इसके एग्जाम्पल हैं BCl3, C2H4 और C6H6 बेंजीन, ये इसके एग्जाम्पल। उसी तरह तीसरा होता है sp3 संकरण। sp3 संकरण में एक s कक्षक,
3 पी कक्षक, टोटल 4 कक्षक भाग लेते हैं और 4 कक्षक मिल करके 4 नए कक्षक बनाते हैं जिनको हम बोलते हैं sp3 कक्षक। बंध कोण होता है इनमें 109 डिग्री 28 मिनट और संरचना होती है चतुष्फलकी, ये जिसको हम बोलते हैं टेट्राहिड्रल स्ट्रक्चर होता है इनमें। और इनके एग्जाम्पल होते हैं CH4 मेथेन, H2O पानी और XeO4 जिनॉन ऑक्साइड। इसके बाद नेक्स्ट है DsP2 संकरण, इसमें एक D कक्षक, एक S कक्षक और 2 P कक्षक, टोटल 4 कक्षक भाग लेते हैं, चारों मिलकर के 4 नए कक्षक बनाते हैं DsP2 कक्षक। बंध कोण इसमें होता है 90 डिग्री का। संरचना होती है इनकी वर्ग समतलीय जिनको हम बोलते हैं स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर होते हैं और ये बनाते हैं जैसे ये स्ट्रक्चर किसमें मिलता है आपको, जो कोऑर्डिनेट कंपाउंड है उनमें ज़्यादा मिलता है। जैसे आपका टेट्रासाइनो जो निकिल आयन है और टेट्राक्लोरो प्लेटिनम आयन जो होता है, इनमें होता है आपका DsP2 संकरण। नेक्स्ट है sp3d, तो इसमें एक S, 3p और एक D कक्षक, टोटल 5 कक्षक भाग लेंगे और 5 मिलकर के नए 5 बनाएंगे जिनको बोलते हैं sp3d कक्षक। इसमें 2 अलग अलग कोण बनते हैं, 120 के और 90 के 2 अलग अलग कोण। स्ट्रक्चर होता है इनका त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय जिसको हम बोलते हैं ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। एग्जाम्पल है PCl5, TeCl4 और XeO2 जिनान फ्लोराइड। नेक्स्ट देखते हैं sp3d संकरण, इसमें एक S, 3p, 2 D कक्षक, टोटल 6 कक्षक भाग लेंगे और 6 नए कक्षक बनाएंगे। ठीक है, sp3d2 कक्षक, इनका बंध कोण होता है 90 डिग्री और ये संरचना होती है अष्टफलकी, ऑक्टाहिड्रल स्ट्रक्चर में ये होते हैं। इसका एग्जाम्पल होता है SF6 और हेक्सासाइनोफेरेट आयन। उसी तरह से नेक्स्ट होता है sp3d3 संकरण, इसमें एक S, 3p और 3d, टोटल 7 कक्षक होंगे। 7 कक्षक मिलकर के 7 नए कक्षक बनाएंगे। जो संकरित कक्षक की संख्या कितनी होगी, टोटल 7 होगी। 7 नए कक्षक बनेंगे। बॉन्ड एंगल में होता है 90 डिग्री और 72 डिग्री। यहाँ पर भी 2 अलग अलग प्रकार के बॉन्ड एंगल बनेंगे, एक 90 का बनेगा, दूसरा 72 का बनेगा। संरचना होती है इनकी पंचभुजी द्विपिरामिडी, ये जिसको हम बोलते हैं पेंटागोनल बाइपिरामिडल स्ट्रक्चर। और इसके एग्जाम्पल होते हैं IF7, ICl7 और जिनॉन हेक्साफ्लोराइड, इस तरह से। अब यहाँ पे एक चीज़ आप ध्यान दीजिएगा कि ये जो बंध संरचना है और उनका जो कोण है, ये जो है उन यौगिकों के लिए है जिसमें लोन पेयर उपस्थित नहीं होते। यदि उनमें लोन पेयर उपस्थित होगा तो उनकी ये जो संरचना है और बॉन्ड एंगल जो होता है वो कुछ डिस्टर्ब हो जाता है। इसको हम आगे पढ़ेंगे। VSEPR थ्योरी एक होती है जिसमें इनकी संरचना, इनकी ज्यामिति को बताया जाता है कि जब उनमें यदि लोन पेयर होगा तो उनकी संरचना कैसे चेंज होगी, कैसे बदलेगा। ठीक है, तो आज के क्लास में इतना ही और बाकी हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू।